हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट स्टडी आईक्यू। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार पार्ट 4 क्लास 14 और क्वेश्चन नंबर 216 टू 230। तो आज का पहला सवाल है, भारत की संसद ने पर्यावरण संरक्षण बिल इस वर्ष पारित किया था। द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बिल वॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिस ईयर। तो कौन सा साल हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था आपका 1986 में भारत की संसद का अधिनियम है। भोपाल गैस त्रासदी के मद्देनज़र भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद कौन सा था? तो अनुच्छेद 253 आर्टिकल 253 के तहत 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया। मार्च 1986 में पारित कर यह कितने तारीख को? नवंबर 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात कही गई है? हाउ मच रिजर्वेशन हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट इन द रिजर्वेशन बिल फॉर वुमेन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। तो महिला आरक्षण बिल या फिर 108 संविधान संशोधन बिल 2008 में पास किया गया था संसद द्वारा, ताकि भारत को संविधान को संशोधित किया जा सके और महिलाओं को कितना आरक्षण मिल सके? 33% या फिर 1/3 आरक्षण, जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में होगा। तो कितने प्रतिशत रिजर्वेशन की बात कही गई थी? तो रिजर्वेशन कही गई थी 33% होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, साधारण विधि का क्या अर्थ है? What does the ordinary method mean? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किए जाने वाला कानून, लॉ फ्रेम्ड एंड इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। तो साधारण विधि सरकार द्वारा बनाया गया और कानून में लाए जाने वाला कानूनी अर्थ है, यह राज्य प्राधिकरणों द्वारा बनाया एवं लागू किया जाता है और यह नागरिकों का संबंध राज्य एवं एक दूसरे के साथ निर्धारित करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? When was the Right to Information Act enacted in India? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। तो 15 जून 2005 में सूचना के अधिकार को संसद द्वारा लागू किया गया था। इससे पहले क्या चलता था? तो इससे पहले चलता था सूचना की स्वतंत्रता एक्ट, जो कि 2002 में पारित हुआ था। इसके अंतर्गत कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी विभाग से सवाल पूछ सकता है और उस विभाग को 30 दिन के भीतर जवाब देना अनिवार्य होगा। इसे अधिनियमित कब किया गया? तो 15 जून 2005 में किया गया और इसे लागू कब किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005 में इसे लागू किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई? Who among the following gave the slogan गरीबी हटाओ and led the Congress in the general elections of 1971 to win it? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने कब दिया था? तो 1971 में दिया था। यह नारा शहरी तथा ग्रामीण गरीबों के आधार पर एक स्वतंत्र समर्थन देने के लिए किया गया था। अब कुछ बातें इंदिरा गांधी के बारे में करते हैं। तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री पद पर जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक थी और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 तक थी। तो इनका 2 बार कार्यकाल हुआ। एक बार हुआ जनवरी 1966 से लगातार 1977 तक, फिर उसके बाद 1980 से 1984 तक। 1984 अक्टूबर में 31 अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या कर दी गई थी। वह दूसरी सबसे ज़्यादा काल तक प्रधानमंत्री बने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू के बाद। तो जवाहरलाल नेहरू सबसे ज़्यादा जो लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी थी।
उनके नाम के स्थल को क्या बोला जाता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो शक्ति स्थल जो है, शक्ति स्थल उनके नाम से बनाया गया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बना? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियन फर्स्ट बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्टर एच.डी. देवगौड़ा। तो एच.डी. देवगौड़ा जो थे भारत के पहले राजनेता थे जो पहले सीएम और फिर उसके सीधा बाद प्राइम मिनिस्टर बने। वो क्या थे, 14वें जो थे सीएम थे, 14वें मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? कर्नाटका के, 1994 से 1996 तक। उसके बाद वो भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। 11वें प्रधानमंत्री कब से कब तक बने? तो सीधा 1996 से 1997 तक। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज कॉल्ड द ट्विन सिस्टर ऑफ द एस्टिमेट कमिटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी। तो पहले बात करते हैं हम कि एस्टिमेट्स कमेटी होती क्या है। तो प्राक्कलन कमेटी क्या होती है? तो इसके मेंबर पार्लियामेंट से चयनित होते हैं और फिर वह सदस्य सरकारी मंत्रियों के खर्चे और उन्हें क्रियान्वयन की रिपोर्ट बनाई जाती है। मतलब कि जितना भी आपका खर्चा होता है सरकार की तरफ से और जितने भी व्यय होती हैं उनकी रिपोर्ट बनाई जाती है एस्टिमेट कमेटी द्वारा। और जो लोक लेखा समिति होती है वो भी पार्लियामेंट से ही चुने जाते हैं और फिर वो भी सरकारी खर्च तथा उनके यूज़ को देखते हैं। इसीलिए इन दोनों को जुड़वा बहन कहा गया है, क्योंकि इन दोनों का काम सेम होता है। लोक लेखा समिति का और एस्टिमेट कमेटी प्राक्कलन समिति का काम सेम होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 8 है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? हु डज द स्पीकर ऑफ लोकसभा मेक हिज रेजिग्नेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। वो त्यागपत्र दे सकता है लिखित में उपाध्यक्ष को। तो उपाध्यक्ष कौन हो गए? वाइस चेयरमैन ऑफ लोकसभा या फिर डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लोकसभा को दे सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 9वां है, भारत में राजकोषीय नीति को तय करता है? हु डिसाइड्स द फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो राजकोषीय का अर्थ होता है सार्वजनिक धन या करों से संबंधित। सार्वजनिक धन मतलब जो आपके पब्लिक मनी होती है और कर क्या होता है? टैक्स होता है। तो उससे संबंधित होता है। राजकोषीय नीति क्या होता है? कराधान और सरकार के खर्च का एक अनुमान है जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में कुल डैश संसदीय सीटें कितनी हैं? टोटल पार्लियामेंट्री सीट्स इन महाराष्ट्र। तो अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में है 19 महाराष्ट्र की सीट, और अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में है 48 सीट्स। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप इन डेमोक्रेसी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना, पुटिंग प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। तो एक दबाव समूह ऐसे लोगों का समूह है जो अपने सामान्य हित को बढ़ावा देने और बचाव के लिए सक्रिय रूप से संगठित होती है। यह सरकार पर दबाव बनाकर सार्वजनिक नीति में बदलाव लाने का प्रयास करती है। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि दबाव समूह ना ही चुनाव लड़ते हैं और ना ही राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? विच इज द रिट या फिर ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज टेकन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एनी अथॉरिटी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यो वारंटो, क्योंकि क्यो वारंटो का मतलब ही होता है किस अधिकार से, क्या अधिकार है। तो यह रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकती है जिसका वो अधिकारी या हकदार नहीं होता है।
अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निवारक नज़रबंदी का अभिप्राय है प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचारणा के बिना निरोध, डिटेंशन विदाउट कंसिडरेशन। तो आपराधिक प्रक्रिया संहिता जो कि आपकी लगाई गई थी 1973 में धारा 151 में के तहत निरोधात्मक कार्यवाही संदेह के आधार पर की जाती है कि संबंधित व्यक्ति द्वारा कुछ गलत कार्य किए जा सकते हैं। इसीलिए विचारणा के बिना निरोध, डिटेंशन विदाउट कंसिडरेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है न्यायपालिका का मुख्य कार्य है द मेन फंक्शन ऑफ जुडिशरी इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कानून का न्याय निर्णय, एडजुडिकेशन ऑफ लॉ। तो न्यायपालिका कानून की व्याख्या करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह देश के कानून के शासन को बनाए रखने और सरकार के कानून के अनुसार चलने का आश्वासन देने के लिए बहुत उपयोगी होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉर्नरस्टोन ऑफ प्राइवेट फ्रीडम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट, हेबियस कॉर्पस। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी अदालत में गैर कानूनी हिरासत या कारावास की रिपोर्ट करा हो और अनुरोध कर सकता है कि अदालत व्यक्ति को पेश करे। और यह इसीलिए भी लगाया जाता है ताकि पता चल सके कि कैदी की हिरासत वैध है या नहीं। तो गाइज़ ये थे आज के टॉप 15 क्वेश्चंस। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।